घूम फिर करके हिंदू मुस्लिम पे, क्योंकि यहाँ पर एक डर की राजनीति करने की कोशिश जो है मौलाना साहब करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुलायम सिंह यादव के घर से निकले हुए ये मौलाना है, मौलाना जर्जिस अंसारी जी। आप सबने उनको कई बार सुना होगा, कई बार विवादों में रहे, कई बार महिलाओं को लेकर के भी उन्होंने जो विवाद है वो खड़ा किया है, अपने वक्तव्यों को दिया है, और ऐसे में एक बार फिर से मुस्लिमों के लिए एक डर की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां से बंगाल शिफ्ट हो जाइए, यानी उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक आजादी नहीं है आपके लिए। अब आप यहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते, अब यहां पर आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, अब यहां पर आप सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में आपको बंगाल चले जाना चाहिए। और ये बयान उन्होंने इटावा की सरजमी से दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद आसिफ जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में चर्चा की शुरुआत हम यहाँ पर जो है पार्टी प्रवक्ताओं के साथ करें, उससे पहले जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन, जनता ही फैसला करती है और जनता ही बताएंगे कि क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। आप सबसे अपील है, कौन है यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय इस्लाम धर्म को मानते हैं, प्लीज वो आगे आए, प्लीज आइए। आपको क्या लग रहा है, मौलाना अंसारी जी सही बोल रहे हैं? ये कोई भी कुछ भी बोले, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देश संविधान से चलेगा। और जहाँ तक कि इसकी बात है कि यहाँ आज़ादी नहीं है किसी भी धर्म के लिए, ये सब गलत है। अभी तो कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि किसी को नमाज पढ़ने के लिए किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर डरने की या कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आप लोगों में कोई भी हो। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कभी इस पे भी बात होनी चाहिए कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, ये डेवलप पर भी बात होनी चाहिए। किसी की कमाई, किसी की इनकम कम है, ज्यादा है, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये घूम फिर करके ये मुद्दा हिंदू मुसलमान कुछ और लाइए आप लोग, जिससे यहाँ जो खड़े हुए हैं इनके जेब में पैसा अगर 2 रुपये बढ़ता है, वो कैसे बढ़ेगा, इसके लिए भी मुद्दा लाइए आप लोग। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही यहाँ पर सजेशन दिया, हम जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन देखिए, ये घूम फिर करके हिंदू मुसलमान का मुद्दा राजनेता मौलाना जी यही सब उठाते हैं, इसलिए ये मुद्दा लेकर हम आते हैं ताकि लोगों के बीच में डर ना फैले और उनको पता चले कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई कोई भी धर्म यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, क्या उनको वाकई पलायन कर जाना चाहिए। तो ये हम मुद्दा इसलिए लेकर के आए हैं ताकि लोगों के मन में व्याप्त अगर कोई डर है तो वो खत्म होना चाहिए। उसके जवाब देने के लिए तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इसीलिए, और जरूर आपकी बातों को हम यहाँ पर उठाएंगे। आप किस समुदाय से? हाँ, क्या नाम है आपका? शिव कुमार यादव। शिव कुमार, आपसे हम बाद में बातचीत करेंगे। और कौन है यहाँ पर जो इस्लाम धर्म से? आप है। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मासूम। मोहम्मद मासूम जी, बताइए, डर लगता है आपको? नमाज पढ़ते हैं आप? नहीं, हाँ पढ़ते हैं नमाज। डर नहीं लगता है, कुछ नहीं। अगर ये जब इलेक्शन आता है तब यही होता है कि हिंदू मुसलमान किया जाता है जी। अगर हिंदू मुसलमान न करे तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, ये इसीलिए जो है। लेकिन मौलाना अंसारी जी जो है वो तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, मुलायम सिंह यादव के वक्त के और समय से वो सुर्खियों में है। वो तो सबके साथ है। हाँ। ये जो है, ये सरकार जो है जब से आई है तब से हिंदू ही मुसलमान हो रहा है। अच्छा। लेकिन मुसलमान जो है नमाज पढ़ने में कोई भी खतरा महसूस नहीं करता। कोई खतरा महसूस जो बोलना है बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मौलाना जी के लिए कोई मैसेज, संदेश देना चाहेंगे यहाँ पर? जी, मौलाना जी के लिए, मौलाना अंसारी जी के लिए कोई संदेश कि आप मुसलमानों में ये डर ना पैदा करें? नहीं, डर पैदा है ही नहीं मुसलमानों में। है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, आराम से रहते हैं। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, अब हम आते हैं हिंदुओं के पास में। आप लोगों को कोई दिक्कत है और इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? ये तो गलत बयान है, गलत बयान है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर मोहम्मद मासूम थे, उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान जो है वो राजनेता सिर्फ लेकर के आते हैं, राजनीति के लिए लेके आते हैं, चुनाव जब नजदीक आता है, और खासतौर से बीजेपी इस तरह से हिंदू मुस्लिम करती है। आपको भी यही लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, देश में जो है सब लोग, जितने भी है धर्म के लोग हैं, सबका देश है ये, सबको एक साथ रह के होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मतलब बांटे कि हिंदू है ये मुसलमान है, बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा नहीं होना चाहिए, सब एक साथ होना चाहिए, सब साथ में रहे। आपका नाम क्या है? इंद्रपाल। इंद्रपाल, आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी जब से आई हमारे देश की तो बहुत तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं होती है। हम लोग चाहते हैं ना हिंदू मुस्लिम का आपस में लोग आपस में मिलके रहे। और मौलाना जी क्या कहते हैं उससे हम लोग मतलब नहीं है।
क्योंकि हमारा हिंदू ही एकता ही हमारा हिंदू धर्म। हिंदू एकता, सबकी एकता होनी चाहिए जी। धार्मिक बयानबाजी गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ। सब एक साथ में रहते हैं, सब उठते बैठते हैं, और एक जगह काम करते हैं, और घर भी आसपास में हिंदू मुसलमान सब, कभी कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। ये जो बयान दिया है ये बहुत गलत दिया बहुत है। गलत है। ये मुसलमानों में एक तरह से डर व्याप्त करने की एक कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? आप नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी नहीं, आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे? आप जी बताइए जी। मौलाना जी ने जो ये कहा कि यहाँ से मुस्लिमों को बंगाल चले जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जो है आप सुरक्षित नहीं है, लाउड स्पीकर, नमाज नहीं पढ़ सकते, धार्मिक आजादी नहीं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, गलत है। बिल्कुल मौलाना बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मुझे लगता है मौलाना को उनको अपना इलाज कराना चाहिए। इलाज कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश जी, में हाँ। मुसलमानों की आबादी काफी है, हाँ। काफी सारी है। और पिछले यूपी में गवर्नमेंट जो योगी की है, मुझे लगता है 7 या 8 साल हो गए हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से रह रहे हैं। सब छोटी आराम मोटी से चीजें रहते तो हैं। होती है, तो होती रहेंगी, हर स्टेट में होती है। जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ भी दिक्कत नहीं है मैम। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू। पिंटू, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आपके आसपास रहते हैं मुस्लिम लोग? सब रहते सब रहते हैं, हिंदू आराम से मुस्लिम रहते हैं, एक ही सब साथ मिलके? रहते हैं, हम मिलके हाँ, रहते हैं। जी ठीक है। सबसे पहले आपके पास विनय जी हम आएंगे, इसका जवाब मुझे दीजिएगा, क्योंकि पब्लिक तो कह रहे हैं कि मौलाना जी को इलाज कराने की जरूरत है, इस तरह का बयान दे करके आप डर व्याप्त करें। इसलिए सवाल है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के घर से वो निकले हुए, उसी वक्त से जो है इस तरह से वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। बीजेपी पे एक मात्र आरोप लगता है, लेकिन यहाँ तो इस तरह के मौलाना अगर बोलने लगे, डर व्याप्त मुसलमानों में करने लगे, तो ये तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई उनके कार्यकर्ता है, ये तो सब बाहर से आकर के उन्होंने मिला करके पार्टी बनाया है। और रही बात मौलाना की बात, तो मौलाना ने जो भी कहा, लेकिन ये भारत जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से रचित ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, किसी की मजाल नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करके किसी के हक और अधिकार को मारने का प्रयास करेगा। ऐसा हो नहीं सकता। ये लड़ाई हम समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए के माध्यम से हम लगातार इसीलिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं बाबा साहब के संविधान को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज क्या है, पीडीए के साथ क्या हो रहा है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, परेशान, ये सारे लोग पीडीए के हिस्सा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि इस तालाब के पानी को बदल दो, इस तालाब के पानी को बदल दो, क्योंकि अब कमल कुम्हलाने लगा है। ये डर हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को डरने लगी है, क्योंकि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, कोई विजन नहीं है उनका जिस पर वो चुनाव लड़े। हमने काम किया, हम कह सकते हैं हमने रिवर फ्रंट बनवाया, हम कह सकते हैं कि हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, हम कह सकते हैं हमने लोहिया बनवाया। नोएडा में बहुत से अभी काम गिनाने लगे, बहुत से काम है। 2017 के बाद से क्यों नहीं आ पाए? देखिए, 2017 से नहीं आ पाए। इन्होंने जो है धर्म के नाम पर कहीं न कहीं लोगों को भटकाने का काम किया है। लेकिन आज क्या हुआ? जनता ने धर्म के नाम पर वोट दिया है, जनता ने धर्म के नाम पे वोट दिया, तो आप यही तो कह रहे हैं। बिल्कुल, धर्म और जात के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को कमजोर करने का काम किया है। पीडीए क्या है फिर? पीडीए है आज जिसके हक और अधिकार का हनन हो रहा है। फुल फॉर्म बताइए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। क्यों बांटा आपने? आप बोलिए उत्तर प्रदेश के भारतीय हमारे साथ हैं। हम बांट नहीं रहे, हम कह रहे हैं जिसके हक और अधिकार का हनन किया भारतीय जनता पार्टी, हम उनको एक साथ ले आकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। चलिए, तो सबको साथ लेकर के कमल कुम्हलाने लगा है, इस तरह से विनय जी कह रहे हैं। ये विनय जी इसलिए कह रहे हैं कि इनका समाजवादी पहले कुम्हला चुका है। अगर ये इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो फिर सरकार ने, फिर जनता ने यहाँ क्यों इनको सत्ता से बेदखल कर रखा है? इनको समझना पड़ेगा, इनकी गुंडों की सरकार, इनको समझना पड़ेगा, इनके भ्रष्टाचारियों की सरकार, और ये कितनी भी ताकत लगा ले, अगर बता देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हो तो कतई नहीं। मुलायम सिंह का बेटा बनेगा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव का बेटा बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये साहब सिर्फ चीख सकते, बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की सरकार है, जहां नवीन भी एक पटना का आदमी, साधारण आदमी अध्यक्ष बन सकता है। ये वो पार्टी है, ये वो संस्कार है। अगर हम अपने संस्कार में सबको समाहित करते हैं, एक मुसलमान बता दीजिए जिसको कोई तकलीफ हो रहा हो, क्या सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या बिजली सुरक्षा मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या सुरक्षा मुसलमानों के लिए नहीं है? हर चीज मुसलमानों के लिए है। सिर्फ
बीज इन्होंने बोया है सत्ता के लिए, वोट के लिए, और जनता इनको चलिए, बेदखल। बीज आपने बोया है और एक खंडन भी करिएगा, खंडन भी करिएगा मौलाना अंसारी जी के बयान ताकत का। नहीं है कि हमको उस अधिकार से वंचित कर देंगे। आपका अगर प्रयास होता ना तो वंचित करते। आपने तो बार बार कहा आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आपके लल्लू सिंह ने कहा, आपके गिरिराज सिंह ने क्या कहा कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। आपके बोल इतने तीखे हैं, आप इस पर नहीं बात करते। आप तो बांट करके ही राजनीति करना चाहते। आपके अंदर दम है तो आप बताइए ना, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा ने कौन सा कार्य इसका किया? जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं बाकी ये भी पैनलिस्ट के मानो कि मुलायम सिंह यादव ने ये क्यों को बोला बलात्कार बच्चों से गलती हो जाया करती है। ये भी मानो। अगर लल्लू सिंह की बात मान सकते हो तो मुलायम सिंह की बात क्यों नहीं मान सकते हो? भ्रष्टाचारियों की सरकार, बलात्कारियों की सरकार, शोषण करने वालों की सरकार अगर इस तरह से बोले तो योगी बाबा के नाम बाकी पर पैनलिस्ट के पास भी जाओ सर। हाँ, आज ये कह रहे हैं नेताजी के, स्वर्गीय नेताजी के ऊपर, अरे शर्म नहीं आती है? जिसको आप पद्म भूषण देते हो, आप उसको जो है सम्मानित करते हो, आज आप उनको ऐसे कहते हैं, क्यों सम्मानित करते हो? चलिए। जब इस तरह से गाली देना होता, अगर आपकी मंशा ऐसी है तो क्यों सम्मानित करते हो? चलनी दुसलक सूप का जिसका अपने 76 गो छेद। समाजवादी पार्टी वो चालनी है जिसमें अपने 76 गो छेद है, चली है भारतीय जनता पार्टी को दूसने के लिए। चलिए अब हम बाकी पैनलिस्ट के पास आते हैं। हाजिर नाजिम जी, आप कब से रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मुझे तो पैदाइशी उत्तर प्रदेश में। पैदाइशी है तो डर लग रहा है आपके वक्त में? क्योंकि पहले तो चलिए डर का माहौल नहीं था, जैसे कि मौलाना अंसारी जी ने कहा, अब डर का माहौल है। अब तो आप शायद शिफ्ट कर रहे होंगे, बंगाल जा रहे होंगे। हाँ किरण जी, हम किससे डरे भाई? सभी तो हमारे अपने भाई हैं, हम डरे किससे भाई? ये नफरती चिंटू जो है आखिर आ कहाँ से रहे देश के अंदर भाई? बार बार दहशत का मुल्क बनाने की कोशिश कर रही है। मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। और यहाँ सारे हर समाज के अलग अलग भाषा के बोलने वाले हमारे भारत के अंदर रहते हैं। और बात करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश छोड़ के आप बंगाल चले जाएं, क्यों? बंगाल क्या उत्तर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में ही हर कोई सुरक्षित नहीं है? मैं कहता हूं कि भारत के अंदर हर नागरिक सुरक्षित है। सिर्फ सुरक्षित वो लोग नहीं है जो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कौन करे? तो खंडन कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, मैं ये कहता हूं, मौलाना अंसारी जी का खंडन कर रहे हैं। देखिए मौलाना जर्जिस साहब हो या और दूसरे हो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, नहीं, पहले आप इनका तो करिए ना। नहीं सुन लीजिए, ये आप हर बार जो है मौलाना अगर इस तरह से कुछ कहते हैं आप दरकिरार कर देते हैं, साइडलाइन हो जाते हैं आप। किरण जी सुन तो लीजिए, मैं कहता हूं कि जो देश को तोड़ने की बात करे तो कर ही रहे हैं ना, ये तोड़ने की तो बात कर रहे हैं। तो हमारा करिए खंडन। तो हम बोलिए नहीं, मौलाना- बात मौलाना खंडन से नहीं जर्जिस अंसारी चलेगी, जी, बात हम आपका खंडन से खंडन नहीं करते चलेगी। हैं, सुन लीजिए, हम आपकी बात बोले में बात नहीं खंडन आएंगे। से नहीं चलेगी, उनको हाँ। जेल में डाला जाए। हाँ। उनको जेल में डाला जाए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो। भाई हम सभी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब हम भाई हैं। अगर कोई हमारे बीच में अगर कोई नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करे तो मैं अपनी सम्मानित जनता से कहना चाहूंगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बिल्कुल सामने आए और उन नफरती चिंटों को उनके असली जगह दिखाए। उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। हम आपके लिए ये भारत है। ठीक है, हाँ, इसका जवाब दीजिए फिर मैं। मुझे तो इस बात का शक लग रहा है कि अब समाजवादी ये ना कह दे कि पीस पार्टी जो है बीजेपी की दूसरी पार्टी हो गई है। एकदम सही खंडन किया इन्होंने, एकदम सही खंडन किया। और सही में ऐसे मौलाना को जेल भेज देना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। और मैं इनके बातों का समर्थन करता हूँ। किरण जी, तो नहीं है। किरण जी, यही तो भाजपा का एक खेल है। जहाँ मुस्लिम की आदत होती है तुरंत ही एक टैग लगा देते कि ये बी टीम है। भाई आप भूल गए, हमने आपको गोरखपुर के अंदर हराया था। नहीं, उन्होंने लगाया नहीं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ना लगा दे कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर पीस पार्टी काम कर रही है। देखिए जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो सब ए होते हैं। हाँ। अभी तो ऑटोमेटिक ये लोग बना देते हैं। और रही बात, मैं एक बात कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हाँ। भाई देखिए, हम लोगों के बीच में अभी बातें आई थी रोजगार की। हाँ। तो भाई देखिए, पीस पार्टी हमेशा रोजगार की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करती है और चाहती है कि आप लोग आगे बढ़े ताकि मेरा देश आगे बढ़े। लेकिन भाजपा हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करती है। जिस तरीके से हमें हमारे तो मौलाना अंसारी जी ने बात की ना, किसने बोला कि आप बंगाल चले जाइए? ये तो उन्होंने बात की और मैं आ रही हूँ। और क्या ये मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई, मैं ये बता दीजिए, क्या मैं भारतीय मुस्लिम हूँ? भाई ये एक मंत्री इनके कह देते हैं कि अब इनको भारत में रहने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान भेज दे। भाई ये कौन लोग हैं जो हमें पाकिस्तान में भेजने की बात करते हैं? हमारे बुजुर्गों ने उनसे आपसे भी हम लेंगे। हाँ, मोहम्मद आसिफ जी, मौलाना जर्जिस अंसारी जी का बयान कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी और क्या स्टैंड है? देखो बयान है, कोई बयान नहीं है ना, कोई बयान मायने नहीं रखता। ये चुनाव चल रहा है, चुनाव में न जाने ऐसे पता नहीं कितने लोग आएंगे, दोनों तरफ से बयान देंगे, मेन मुद्दे छोड़कर इन बयानों पे चर्चा कर रहे होंगे। आज मुल्क को जरूरत है
जैसे मथुरा के अंदर एक स्कूल प्रिंसिपल के साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के चिंटू ने कंप्लेंट की और शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड किया, वह तमाम स्कूल के बच्चों ने, मोहल्ले के लोगों ने, वहां के लोगों ने विरोध किया, लोगों ने डीएम से मिले और वो स्कूल का टीचर बहाल हुआ। उसको स्कूल नहीं दिया गया, उसका नाम ताज मोहम्मद है। तो इस पे बात होनी चाहिए ना, किस तरीके से आज तकरीबन 19,000 के आसपास सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। मेरी बात तो पूरी, नहीं, मैं जवाब दूंगा, नहीं, मेरी बात पूरी, आप बीच में रोक देते हैं। मैं कहूंगा तकरीबन 18,000 के आसपास ऊपर स्कूल सरकारी बंद हो हिंदुस्तान के अंदर, 9,000 प्राइवेट स्कूल खोले गए। क्या ये सरकार जो मौजूदा हुकूमत है प्राइवेटाइजेशन के लिए, ये मुल्क को खत्म करने के लिए, क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? गरीब से गरीब बच्चे को एजुकेशन दी जाए। बंद करने के बाद स्कूल क्या होगा? यही हालात होंगे। बच्चे सिर्फ ऐसी बयानों के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि स्कूल तो शक्ल देखेंगे नहीं। आज हालात मुल्क के ऐसे नहीं है आज भी कि गरीब बच्चा पढ़ पाए प्राइवेट स्कूल के अंदर। कहां से 2-2, 4-4 अरब फीस देगा? वही बच्चे हम भी 20 पैसे में पढ़ के आए। और मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग जो होंगे सरकारी स्कूलों में कम सुन जाए ना। आपको वही चाहिए ना, आपको जर्सी चाहिए या डासला के धर्मगुरु का बयान चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। मेन मुद्दा नहीं, ये मौलाना अंसारी जी का बयान, आपने एक तो ये कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में ऐसे तमाम बयान आ रहे हैं फायदा लेने के लिए। ये किस पार्टी को जो है वो फायदा पहुंचाएंगे, ये भी बताइएगा। दूसरी बात आपने ये कही कि ये कोई मुद्दा है चर्चा के लिए। अगर ये मुद्दा नहीं तो क्या मुसलमानों में डर व्याप्त करने की कोशिश नहीं है, जिसके लिए आप लोग सब लड़ते हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं, मुस्लिमों को वो संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, और ऐसे कई बार नाम जो है चीजें सामने आ गई, ऐसे कई बयान आ गए। तो क्या आपको ये मुद्दा मौलाना अंसारी जी का क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, डरेगा कौन? मुझे तो लगता नहीं जिन लोगों ने मुल्क की आजादी के अंदर हिंदुस्तान को चुना, आजादी के बाद में एक कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान को ठुकरा दिया, उस सोच को, वो लोग क्यों डरेंगे? यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो लोग डरेंगे। तो फिर क्यों कह रहे हैं मौलाना अंसारी? ये देखिए 14 के बाद फिर मौलाना अंसारी क्यों, और उसी के साथ ये किस पार्टी के लिए फायदा होगा? मैं वही आपको जवाब दे रहा हूं। आपने पूरी बात तो होने दी। 2014 के बाद में अक्सर हमने देखा हिंदू डरा हुआ है, हिंदू खतरे में है। मैं अब भी कहता हूँ, ना हिंदू कल खतरे में था, ना आज खतरे में, ना कल खतरे में होगा, ना मुसलमान खतरे में था। क्योंकि खतरे में सिर्फ वो सियासी पार्टियां होती है जो ऐसे मुद्दों पे सियासत करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो बांटने की राजनीति करेगा उसका हाल यही होगा, ऐसे मुद्दे जिंदा रहेंगे। मेन मुद्दे एक तरफ छोड़ दिए जाएंगे। जैसे आज के दौर में मेन मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। चर्चा किस पे होती है? एक पता नहीं कहां से कोई आता है, बयान देता है और हम चर्चा करने से बात चर्चा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या चाहिए? जवाब नहीं है। आपको जवाब क्या चाहिए बताइए ना? सवाल का जवाब, ये किस पार्टी को फायदा होगा मौलाना अंसारी के बयान से? ये तो चौथा स्तंभ बता पाएगा जो चर्चा इस पे कर रहा है, किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा। देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए गरीबी से बाहर इसका फायदा क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी जो कि सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश से चले गए बंगाल, बिल्कुल अगर इसका फायदा बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं आपसे तो मैंने 4 बार मौका दे दिया आपको तो 4 बार मौका दे दिया। मोहम्मद अंसारी, आप आसिफ जी, आप तो बार घूम रहे हैं। आ रही हो। ये बताइए, अगर पश्चिम नहीं मुद्दे से कैसे, ये डर कैसे, ये पता है आप लोगों की आदत ही खराब है। आपसे 4 बार मैंने एक ही सवाल पूछा, आपने इसका जवाब नहीं दिया। 4 बार एक ही सवाल पूछा, नहीं 4 बार पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मोहम्मद आसिफ जी 4 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास, आप जवाब ही नहीं दे रहे ना। मैं बार बोल रही हूँ, आप घुमाए जा रहे, गोल चीजें घुमा रहे। आप मुझे बताइए किसका फायदा होगा? मोहम्मद आसिफ जी की ही बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं मौलाना के बात को सिरे से खारिज करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इससे फायदा किसको होगा? इस देश के गद्दारों को फायदा होगा, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो ये देश का ये जो खूबसूरत गुलदस्ता है, जो इनको बिखेरना चाहते हैं, उनको इससे फायदा होगा। ये होने नहीं पाएगा। हमने 2024 में दिखाया है ना कि कैसे उत्तर प्रदेश में इनको परास्त किया जाता है। इनकी औकात भारतीय जनता पार्टी को मैंने दिखाया कि देश के साथ समझौता समाजवादी पार्टी नहीं करती है, एक भाईचारे के साथ। जवाब दीजिए संजय जी। बोल रहे हैं मौलाना अंसारी का जो बयान है उससे फायदा जो है वो बीजेपी को होगा क्योंकि बीजेपी तोड़ने का काम करती है। देखिए जी, ये फायदा नुकसान की बात करते रहे। मैं अगर थोड़ा इतिहास में चला जाऊं, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब जो बार बार मुकर रहे थे, इनके पीछे कारण है। 47 में अगर मुसलमानों को यहाँ से भगा के पाकिस्तान किसी ने भेजा तो कांग्रेस ने भेजा। बांटा देश को किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा देश को 1971 में बांटा। मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनिए। कैसे बोल रहे हैं वो? कैसे बात करता है?
सुनिए 1971 में बंटवारा हुआ, 1971 में बंटवारा हुआ और 47 में बंटवारा हुआ। इस बंटवारा का जिम्मेदार कौन था? कौन सा जिम्मेदार? हिंदुस्तान के अंदर से किसी की हैसियत नहीं बगाते। हिंदुस्तान में जैसे आर्य आए मध्य एशिया से, वैसे ही फरगाना से बाबर भी आए, मोहम्मद गौरी भी आए, सभी लोग आए। जो कोई नहीं बगा सकता। मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान को आज तक बांटने का काम किसने किया? मुझे नाम बताइए आप। किया है आपने किया है। बांटने का काम, तोड़ने का काम, बेचने का काम भाजपा ने किया है। और किसने किया है? 47 का जिक्र सुनिए जो आजादी का नहीं जानते, जिन्होंने केवल मुखबरी की है, वो बताएंगे 47 और आजादी के बारे में। देखिए एक मिनट वंदे मातरम की जगह केवल शरणागत जो मैं आपको क्या कहा, देश के देश के बांटने वाले कभी बांटने पर के मुद्दे पे बहस नहीं क्या करते हैं। इनका बांटना प्रारूप रहा है। अब दूसरी बात पाइए, अब इन्होंने कहा कि मौलाना को ये सच्चाई है, जब जब जो आदमी को लगता है कि शायद अब मेरा मुस्लिम वोट हट रहा है, तो इस तरह का डर और भय का माहौल पैदा करता है। जबकि इस देश में जितनी आजादी हिंदू को है, उतनी आजादी मुसलमान को है। डरे कौन है? भारतीय जनता पार्टी डरी है। आज लंगड़ा होकर के चल रही है ना, तो डर वही है कि आगे दिख रहा है कि 2027 में भी हमारी विदाई निश्चित है। डर भाजपा रही है। देखिए, अभी भाजपा के नेताजी बार बार 1947 में पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं। तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए 1937 में हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात करी थी और जिन्ना ने पाकिस्तान की बात करी थी। अगर 1941 में जो एक फार्म भरवा रहे थे, हिंदू महासभा भरवा रही थी हिंदू भाइयों को बहला के कि आप हिंदू हो। जिन्ना क्या कह रहे थे फार्म के अंदर कि आप मुस्लिम हो। काश अगर ये दोनों लिख देते कि आप भारतीय हो, तो मेरे भारत का टुकड़ा नहीं होता है। और पूरी बात हो रही है। इसको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना, जिन्ना को लात मार दी। नाम मुसलमानों का एक सुनिए, नहीं चलेगा। सशक्त देश को बांटना सशक्त देश को बांटने का काम आपने किया है। हम रोजगार की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बिना बुलाए जाकर के बिरयानी खुद खाते हैं और बात करते हैं देशभक्ति की। किस देशभक्ति की बात करते हैं? कभी केवल मुखबरी किया इन लोगों ने। आप इनके पूरा इतिहास को देख लो। सत्ता के लालच में इन्होंने देश को बर्बाद करने का प्रयास। किरण जी, मैं क्या बताऊं, 1947 का जिक्र कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के आगे अंग्रेज कहा करते थे ऐसे करना जी साहब, फिर कहते थे अंग्रेज अगर जी साहब। ये उस संगठन के जुड़े हुए लोग हैं। अगर आजादी के अंदर इनका कोई योगदान होता, इंडिया गेट के ऊपर हजारों लोगों के नाम लिखे, इनमें से किसी एक का नाम होता जो इस संगठन से आते हैं, जिस सोच से आते हैं। ये वो लोग हैं जो शुरू से ही बांटने का काम किया, चाहे कोई भी दौर रहा हो। 1947 के बाद में किस तरीके के हालात रहे देश के। एक ऐसा देश मिला मुल्क को, कांग्रेस पार्टी को, जहां हमारे खाने के लिए गेहूं भी नहीं था। हमारी सोच थी, हमारे यहाँ ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना इंस्टीट्यूट थे। तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी ने बना के खड़ी की। तमाम लोगों के साथ 47 का पार्टीशन रोका जा सकता था, एकदम रोका जा सकता। क्यों नहीं रोका गया और क्या वजह रही? और एक चीज हाजिर नाजिम जी, एक सवाल, एक मिनट हाजिर नाजिम जी, एक सवाल का और जवाब। नहीं, आप ही के पास हूं मैं। हाजिर नाजिम जी, एक चीज का और जवाब दीजिएगा। आपने कहा 41 में जो भरवाया गया, 47 में जो मुस्लिम्स गए जिन्ना के पीछे पीछे, आप नहीं गए, ये बड़ी बात है। आपने भारत और अंबेडकर के संविधान को मान लिया, लेकिन जो गए, क्या उनको आप नहीं मानते अपने भाई मुस्लिम्स? हाँ, दीजिएगा। पहले आप 47 का क्या पार्टीशन नहीं रोका? अगर जो लोग आज 47 के पार्टीशन रोकने की बात कर रहे हैं, वो उस टाइम जिनके लिए मुखबरियां कर रहे थे, उनसे ही बोल देते, वो रुकवा लेते उनसे बोल के। हम तो उनके खिलाफ वो तो अंग्रेजों के सामने झुक रहे थे। मेरा सवाल, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि वो तो अंग्रेजों के सामने झुक रहे थे, वो तो नहीं रुकवा सकते थे। अगर महात्मा गांधी और कांग्रेस नहीं झुक रही थी, तो क्या पार्टीशन नहीं रुकवाया जा सकता था? किरण जी, मैं कह रहा हूँ, ये तो इतिहास कह रहा है ना। मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे। मेरा मत कहिए, इतिहास कह रहा है। नहीं, हाँ, इतिहास कहिए, क्योंकि आपने इस लाइन को कोट किया ना, इसीलिए इस कोट पे मैं भी कोट करके जो है पूछ रही हूँ आपसे। वो तो चलिए झुक रहे थे, आपके हिसाब से वो झुक रहे थे अंग्रेजों के सामने। आपने अभी, मैं आपको इतिहास को कोट आपने किया, आपको कोट मैं कर रही हूँ। फिर ये मुझे बताइए कि 47 का क्या पार्टीशन नहीं रोका जा सकता? महात्मा गांधी नहीं झुके तो पार्टीशन रोक सकते थे या नहीं थे? नहीं, जब उनकी डिमांड एक कट्टरपंथी मुल्क की थी,
वो कट्टर बोलती मुल्क अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया। जो कट्टरपंथी सोच के लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए। वही लोग आज देश के अंदर जो बात कहते रुक जाता, वही लोग तो थे असली डिवाइड। वही लोग तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे बंगाल के अंदर। कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? किसके विचारधारा थी? आज वही थी ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देश के बंटवारे के लिए अगर जिस तरीके से आरएसएस के लोग हमेशा अंग्रेजों की दलाली ना कर रहे होते, ना छाट रहे होते, तो देश इकट्ठा रहता। असल जिम्मेदार ये कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी उस समय में। कांग्रेस मजबूत नहीं थी, आरएसएस ज्यादा मजबूत थी, हिंदू महासभा ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस उस समय मजबूत नहीं थी। अरे अंग्रेज एक एक चीज को बनाते थे, एक एक चीज बनाते थे महात्मा गांधी से बात करके। जी हाँ, आप अपना जवाब देखिए। सर देखिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। मोहम्मद आसिफ जी, बहुत देर आपके पास हो, अब बहुत देर आपके पास हो, लेकिन मैं सबके पास जाऊंगी ना। हाँ, किरण जी। सवाल हुआ, लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका, कांग्रेस की क्या भूमिका मजबूत नहीं थी उस वक्त में, आप लोग बताइएगा। नहीं आप लोग, हाँ, देन फिर क्या 47 नहीं ये नहीं बता पाए। पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस था। रही बात झुकने की, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कल भी झुकी थी, आज भी विदेशियों के आगे झुक रही है। भारतीय जनता पार्टी बनी क्या है? हिंदू महासभा थी। संघ और भाजपा में अंतर क्या जवाब है? दूं? हाँ, अभी जब यहाँ आपसे आप थोड़ा सा आसिफ भाई की तरफ गए, तो भाजपा के नेता एकदम क्या कहने लगे कि देखिए हम जिन्ना के कवर पे इसलिए मजाक चढ़ाते कि सम्मान देते हैं। अब सोचिए, जिन्ना की कवर पे मजाक चढ़ाने के बाद उनको सम्मान देते, और आपने मेरे से सवाल कर लिया कि भाई जो वहाँ के पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनसे क्या बात है आपकी? मेरा सवाल इनके बयान पे थोड़ी ना सुन टिका लीजिए, है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। जिन्ना पे पूछेंगे ना। अब ये पूछेंगे ना। बताइए, जब हाँ। पाकिस्तान से मेरे यहाँ हिंदू भाई आए हैं, भाई मैं तो अपने हिंदू भाइयों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इन्होंने क्या बात करी? इन्होंने जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के उनको सम्मान देने की बात ठीक है, करी। इसका जवाब हम लेते, इसका जवाब हम लेते। मेरे सवाल का जवाब बनाने में इनका अहम रोल है। अच्छा, मेरे सवाल का अहम जवाब। रोल है ये। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। केवल मुखबिरी करते थे, इसका कौन सा? देखिए इंसान, सुनिए भाई साहब, इंसान जब सुनो, अरे सुन लो, बोलने दो, अरे बोलने दो। कौन सा आपका रोल रहा आजादी में? कहाँ रहे आजादी? गुंडों की सरकार, हल्ला मत करो, गुंडों की सरकार, हल्ला मत करो। देखो यही है समाजवादी नियत, यही क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान में लागू है, आपकी मनसा पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए समाजवादी की संस्कार यही है समाजवादी की संस्कार। जिन्ना की मजाक क्या बात है मोहम्मद आसिफ जी। शब्द क्यों कहा कि जिन्ना की कबर पे जाकर जो ये चादर चढ़ाते हैं, सम्मान करते हैं, उसका जवाब उसका पूछिए। जिस भी व्यक्ति ने जिन्ना, एक मिनट सुनिए, नहीं बता दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप इसको भारतीय जनता पार्टी से नहीं तोल सकते हैं। अरे फिर देखो, आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो। बिरयानी अच्छी लगी थी कि नहीं? बिरयानी में मजा आया था। जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं तो ये कह रहा किरण जी, आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था, आप जाएंगी बादशाह पटराव के पास। मुझे लग रहा है ना आसिफ जी, आपका एक प्रोपेगेंडा बन गया है कि मीडिया से जाकर के मीडिया में बार जो है कटाक्ष करना है। ठीक है, हाँ, पूछ लिया भाई, हाजिर मेरी बात सुनो, जो राम, सुनिए, अरे आप बोलिए नहीं, आप सुनिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, जो राम जन्मभूमि में, सुनिए, जो राम जन्मभूमि में हिंदुओं पर गोली चलवाया हो, वो क्या हिंदू की बात करेगा? जो उस समय प्रमुख सचिव थे, आज वही अध्यक्ष है, और ये सरल नहीं आती है, कहते हैं कि गोली चलवाया। लोगों के पास आप लोग क्या खड़े खड़े गोली चलवा दी, और ये समाजवादी वाले बात कर रहे हैं। कुछ कोई आप लोग कहना चाहेंगे? कुछ आप लोग? हाँ, कुछ नहीं, पब्लिक कोई कुछ नहीं कहना चाहते। क्या है, कैसे है आप लोग? इतना जोरदार यहाँ पर बहस, आप लोगों के मन में कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, सवाल तो बहुत कुछ है, लेकिन तो पूछिए। ये भाई साहब लड़ाई कर रहे थे, हम क्या बोलेंगे फिर? वो तो अपनी अपनी बातों को रखे, आप अपनी बात रखिए। जिन्ना के लिए बात कर रहे हैं, जिन्ना की देश को भाग गया था, और कहाँ कह गया था? और सारे विद्यमान जो व्यक्ति था वो खाली जिन्ना ही था क्या? और कोई मेरा 47 का पार्टीशन आप क्या मानते, किसने कराया? जिन्ना और जिन्ना सबसे इसका हाथ है, सभी है, जितने विद्वान थे। बीजेपी कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कोई उन्नति की तो बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। और कितना महंगाई बढ़ते जा रहा है, बताओ। कुछ महंगे के बारे में तो आप कुछ किसी से भी पूछते नहीं है, इतना महंगी। आज का मुद्दा ये है डिसाइड ना, आज के मुद्दे के हिसाब से सवाल पूछा जाएगा ना, उनकी भी तो अपनी तैयारी है। हमारे हिसाब से तो ठीक है। देखिए, मैं मैडम ये कहना चाहूंगा, सरकार किसी की भी हो, सबसे पहले किसी की भी हो, सरकार
सरकार किसी की भी हो, हर चीज आदमी को देखना चाहिए। अब ये पूछे कि आप 47 का मुद्दा उठा रहे हो, हमारी इतनी उम्र तो है नहीं कि हम 47 के टाइम पे थे, हम तो पैदा यहीं पे हुए हैं। ये छोटे बच्चे किसी काम वाम के बारे में तो कुछ ये सरकार बात नहीं करती। बस मेन तो ये है हिंदू मुसलमान लेकर के 2014 से ये देखता आ रहे हम तो। न कुछ काम के बारे में बात करने की भाई कि कैसे शिक्षा मिले बच्चों को, कैसे हमारा देश आगे बढ़े, जब भी तो कुछ होगा। किसी को बस ये मुद्दा है कि मंदिर मस्जिद ये वो, बस इसी मुद्दे पे भटका रखा है जनता को। इसी मुद्दे पे भटका रखा है। सरकार किसी की भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। सरकार किसी की भी हो, इसी मुद्दे पे भटका रखा है। 47 का जवाब। 2 मिनट समय दीजिएगा, मैं बता दूं पार्टीशन कैसे हुआ। पार्टीशन का जिम्मेदार देश के दलाल और वो विचारधारा जो बिल्कुल है, अरे जो हमारे देश में गलत करेगा नहीं, बिल्कुल अरे कहीं भी हो देश में ऐसा कार्य करने वाले लोगों का ध्यान रख करके सर, जो दलाली करते हैं उनको हम कहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसी विचारधारा मुझे कट करना पड़ जाएगा ना सर, क्या फायदा उस चीज का। जिन्होंने जेल में बंद होने के बाद काला पानी की सजा जब हुई थी, उन्होंने 2 किताब लिखा था। उन्होंने लिखा था सेना का हिंदुत्वकरण और हिंदुत्व का विकार। अंग्रेज ऐसे ही लोगों को तलाशती थी कि जो देश को तोड़ पाए, ऐसे लोगों को दिहाड़ी देती थी कि देश को कमजोर किया जाए और इस हिंदुस्तान को बांट करके तभी हम जाएंगे। ऐसे लोगों को पकड़ करके जो आज विचारधारा बताते भारतीय जनता पार्टी, कोई कहता है संघ, ऐसी विचारधाराओं ने हमारे देश को बांटा है। और हमारे देश को अगर सजोया किसी ने तो समाजवादी सरदार भगत सिंह, किसी ने अगर सजोया है तो चंद्रशेखर। मैं किताब दिखाता हूँ, भगत सिंह की जेल की डायरी पढ़ लेना, भगत सिंह की जेल की डायरी पढ़ लेना। भगत सिंह को पार्टी में बांट रहे हो, पार्टी में बांट रहे हो, इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे वो भगत सिंह समाजवादी समाजवादी हो गया। बिल्कुल वो समाजवादी विचारधारा को पहले समझो तो आपकी विध्वंसक विचारधारा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी हो गया, भगत सिंह समाजवादी हो गया, कोई समाजवादी नहीं हुआ। आपका वो शब्द समाजवादी है, बेवजह की बात नहीं करते हैं। एक सिंपल सी बात है, पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के साथ जो समझौता कर सकता था देश तोड़ने के लिए, उसने किया और उसी समझौते के तहत देश टूटा। ये है इसका नींव, यही इसकी बुनियाद है और यही सच्चाई है। ठीक है, ट्रेड डील में आज हो रहा है। हाँ, देखिए किरण जी, आपका जो मुद्दा था बड़ा अहम मुद्दा था, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान पहुंच गए, जिन्ना पे पहुंच गए और उसके जो अरे चादर आप लोग चढ़ाते हैं। अबे आप उनका सम्मान करते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, हम लोग उसमें लात मारते हैं जिन्ना में। हम अपने सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को मोहब्बत करते हैं और अपने वीर सपूतों को अपने दिल में बसाते हैं। और देखिए किरण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मौलाना जर्जिस ने ये बयान दिया है, ये बयान बिल्कुल तोड़ने वाला है देश को। ऐसे बयान को देश स्वीकार नहीं करेगा और हम चाहते हैं कि देश के अंदर अमन व सुकून हमेशा कायम रहे। और जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं जो एक नफरत का शिकार हो रहे हैं, उनको ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि ये भारत उनका अपना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको बंगाल जाने की जरूरत है, ना कहीं और जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश आपका अपना है, आपको उत्तर प्रदेश में वो सारी चीजें मिलेंगी जो और राज्यों में मिलेंगी। यही पैदा हुआ, एक चीज और बता दी आपने, बताया बिरयानी बहुत अच्छी थी, उसमें नमक हिंदुस्तानी था या पाकिस्तानी, कहाँ का नमक खाया ये भी तो बता दो आप। ये भी तो बता दो कि नमक कहाँ का खाया है जो देश तोड़ने का ठेका ले रखा है। क्या है, इनके पास विषय नहीं है, इसीलिए कभी दलाल, कभी नमक, कभी यही इनकी औकात है, यही इनका सोच है। ये जातीयता की पार्टी है, ये इनका बुनियादी ढांचा ही गड़बड़ है। देश के गद्दारों के लिए हमारे पास जो भी शब्द होगा हम वो भी करेंगे। देश के गद्दारों को, गद्दार सर जो देश को बेच रहा है। अरे कौन, बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बेच रही है, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। अच्छा, कैसे? अडानी के हाथों में किस तरह से जाकर के देखिए। तो अडानी आज से तो नहीं है ना, अडानी आज से है, लेकिन राजस्थान में रेड कार्पेट बिछा था आज कांग्रेस के वक्त में, फिर उसका कौन जवाब देगा? उनके कदमों में आज भारत आज तो रखा गया है, आज भारत उनके कदमों में रखा गया है। आज किसानों के साथ समझौता किया गया है, आज किसानों के साथ समझौता किया गया। अडानी आज से थोड़ी ना है मोहम्मद आसिफ जी, अडानी है मौसम, अडानी आज से तो नहीं है ना, अडानी आज से तो नहीं है ना, कई काफी पहले से। तो आज की सरकार पे ये क्यों बार बार लगता है कि आप बेच रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो, ये बताइए ना। तो पहले की सरकार थी फिर क्या था? अच्छा, पहले भी फिर क्या था? जो रेड कार्पेट बिछाया गया था फिर वो क्या था? मैं आपको बताऊंगी। क्या देश को किसी एक पूंजीपति के कदमों में रख करके रेड कार्पेट बिछाया गया? उस समय क्या था जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या था? कांग्रेस की सरकार रही हो, जो भी रही हो, लेकिन ये स्थिति आज जिस तरीके से उनके साथ गठबंधन तोड़िए, आप ये कहते हैं तोड़िए गठबंधन। आज अमेरिका गवर्न कर रहा है हिंदुस्तान को, वो किसने कहा अमेरिका गवर्न कर रहा है सर? कैसे
कैसे कर देगा कैसे कर देगा इस बात से मुझे आपत्ति है कैसे कर देगा कैसे अमेरिका कर देगा कौन है एक दिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बताएगा कि अमेरिका का ट्रम्प बताएगा हमारा युद्ध बुरा हमारा कौन बताएगा अमेरिका का प्रधानमंत्री आप अपने पड़ोसी पे ज्यादा भरोसा करेंगे कि आप अपने घर पे भरोसा करेंगे आप किस पे भरोसा करेंगे ये बताइए आप मुझे एक मिनट विनय जी आप विनय जी डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ कहने से हमारे देश में फर्क पड़ना नहीं चाहिए नहीं होना चाहिए ये आप जैसे लोग जो है उनको मौका देते हैं आप जैसे लोग मौका देते हैं किसको मैसेज कर अच्छा एक मिनट पब्लिक आप लोग डिसाइड करिए बताइए हमारे देश के लोकसभा संसद ठीक है वहां पर प्रधानमंत्री का कुछ कहना ज्यादा मायने रखेगा या अमेरिका की सरजमीन पर कुछ कहना ज्यादा मायने रखेगा किस बात को मानेंगे मायने रखेगा वो भी लोकसभा के पटल पर क्या बात करें सर लोकसभा के सत्र में ये उन्होंने कहा है आपकी घोषणा पहले एक मिनट ये बरगलाने का काम मत करिए सर ये बरगलाने देखिए सर भोली भाली जनता है बरगलाइए मत इनको नहीं मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात में मैं डोनाल्ड अरे सर वो 4 बार कह देगा कैसे अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप अपने घर की बात को मानेंगे या पड़ोसी की बात को ज्यादा मानेंगे अगर वो अरे कैसे कह देगा वो घर क्या पकड़ा कैसे कह देगा अच्छा वो पहले हमारे घर का व्यक्ति चलिए मैं तो ये कहूंगा डोनाल्ड ट्रम्प होता कौन है यस एब्सोल्युटली हमारी सरकार सब कुछ है लेकिन जो बयान अमेरिका से आता है वही सत्य क्यों होता है बाद में मेरा सिर्फ इतना सवाल है इस बात से मुझे आपत्ति है मैं इसका जवाब दे रहा हूँ मैं तो हम तो विरोध करते हैं हम तो विरोध करते हैं लेकिन सरकार कहाँ रखती है सरकार कहाँ रखती है हर एक नागरिक को आपत्ति है विनय जी हर एक नागरिक को आपत्ति है कि डोनाल्ड ट्रम्प की बात पे कोई भरोसा नहीं करता डोनाल्ड ट्रम्प पे जनता ने भरोसा नहीं किया आप कर रहे हैं यहाँ पर और आप जैसे लोग से परोस करके हमारे जितने भी पड़ोसी देश है ना दुश्मन देश उनको थालियों में दे रहे हैं आप यहाँ पर नहीं होगा और ये आप लोग अगर कहेंगे उसके गौरव को ठेस पहुंचाएंगे इस पे आपत्ति है हमें बिल्कुल आपत्ति होगी आप तो गाना गाती है सर ये इसमें मत आइए डोनाल्ड ट्रम्प की बात पे 47 बोला महात्मा गांधी बोला भगत सिंह बोला सब पे ओके है लेकिन ये नहीं चलेगा किरण जी मैं तो फिर आपसे दोहराऊंगा कि हमें सेना पे गर्व है अपनी और सरकार हम चाहते हैं सरकार जनता ने चुनी है सरकार निर्णय ले और जवाब दे लेकिन बार बार क्यों होता है अमेरिका से जवाब आता है और वही जवाब सत्य हो जाता है तो वो मेरा कहने का मतलब सिर्फ वह मंशा उठती है सरकार उस पे जवाब पहले क्यों नहीं देती अमेरिका से जवाब क्यों आता है इतना सा सवाल आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब नहीं दे अभी पीयूष गोयल से पूछा गया क्या रशिया से तेल लिया जाएगा इसका जवाब विदेश मंत्री देंगे विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया उन्होंने कहा पीयूष गोयल देंगे यही सबसे बड़ी द्वंद्वता है आज सरकार अमेरिका के किसी मुद्दे बोलने को तैयार नहीं है ऐसा लगता है हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं थी जितनी 14 के बाद नमस्तक अमेरिका के आगे हो गए हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को भी देखा जवाब दीजिए संजय जी आ रही हूँ आपके पास हाजिर आजम जी देखिए देश अपनी कूटनीतिक व्यवस्था से चल रहा है रसिया से तेल लेने में देश ना झुका ना झुकेगा गौर सुनिए ईरान के साथ संबंधों में ना देश झुका है ना झुकेगा हमारा जब जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है जो देश के हित का होगा हम वही सर्वोपरि रखें हम वही सर्वोपरि मानते हैं इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं इसलिए ये अडानी चावल दाल यही करेंगे ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ट्रम्प के स्पेशल प्रतिनिधि लगे हों हाँ किरण जी देखिए मैं भाजपा के नेताजी से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको है ना 11 साल से ऊपर केंद्र में हो गई है आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा करा था तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कम से कम 22 करोड़ के आसपास नौकरियां हो जानी चाहिए और आपने भारत को स्मार्ट सिटी देने का वादा करा था और आपने देश को कहा था कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित होंगी आपने सारी बातें कही तो मैं तो इनसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूँ 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था 24 करोड़ को मुद्रा लोन बांट चुका हूँ जाके देख लें रोजगार को और नौकरी को एक साथ जोड़ने का कोशिश न करें ये राजनीति पकाने की कोशिश न करें जो लोन लेके विदेशों में भाग जाते हैं उनको तो आप लेके नहीं आ पाए क्यों नहीं लेके आ पाए सुनिए वो
आप विदेशों में ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं लेकर? इन्होंने 100 दिन का समय मांगा था, नहीं 100 दिन का समय मांगा था। इन्होंने कहा था कि काला धन लेके हम आ जाएंगे, 100 दिन का समय दे दीजिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने आपको 3 टर्म्स दे दिए, अब हमारी जनता का पैसा आप दिला के ठीक है। हाँ, आ रही हो, हमारे सबको बताएंगे। हाँ, हर एक नागरिक को, किसानों को सम्मान निधि मिले, चाहे औरतों को निधि मिले, चाहे जो सारे जितने सारे युवाओं को मिले, जो भी मुद्रा लोन मिला, ये सब इतने बड़े रकम है कि अगर आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सही है तो आप जोड़ लो कि हर व्यक्ति को, पर व्यक्ति को कितना पैसा। ठीक है, मैं आप लोग सबके पास आऊँ, मैं पब्लिक के बीच में, आप कुछ ये इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। आप क्या कह रहे थे? आप लोग बहुत कहाँ गए? अभी आइए, इधर आइए। हाँ जी, हाँ, किनसे? मेरा मैम इस बाइट के माध्यम से ये कहना है कि क्या इस छोटे से पार्क के अंदर, प्रैक्टिकल समझिएगा मेरी बात को, इस छोटे से पार्क के अंदर क्या जो देश की समस्याएं हैं इतने सालों से चली आ रही हैं, ठीक है, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे समाधान होगा उसका? अच्छा, ये जो मैं गलत कह रहा हूँ? ये जो राजनीतिक बहस हो रही है, ये क्या आपको लगता नहीं है कि भाई क्या नाम है आपका? लोकेश गुप्ता। हाँ, लोकेश जी, एक चीज मुझे बताइए कि छोटे छोटे मुद्दे अगर कहीं से उठते तो वो कहाँ से उठते हैं? सीधा संसद में जाकर के कि यहाँ नाली नहीं बनी है, लोगों के बीच के प्रॉब्लम्स लेकर के ही तो वहाँ पर पहुँचते हैं। आई डू एग्री विद यू 100% टोटली मैम, लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट कैंपेन टाइप चल रहा है, राजनीतिक बहस नहीं हो रही है। एंटरटेनमेंट है तो प्लीज आप साइडलाइन हो सकते हैं, आप साइडलाइन हो सकते हैं। अगर आपको अपनी बात नहीं आपको अपनी बात नहीं रखनी है, अलग बात है, अलग बात है। आप मुझे लग रहा है कि आप जो ये वीडियो बना रहे हैं फिर इसको मत बनाइए, आप इसको अपने YouTube पे डाल करके जो पैसे कमाने की चर्चा में मत करिए इस चीज को। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा देखिए, हमारा एक मिनट, हमारा पब्लिक के बीच में आने का यही एक है कि अपनी अपनी बात को रखें। अगर आप जैसे लोग नहीं रखना चाहते, आपने नहीं, ये आप गलत, आप एंटरटेनमेंट कह रहे हैं। अब इनको पता है ये कितने बिजी है, स्पोक्स पर्सन है, इनके ऊपर में जिम्मेदारी है। ये अगर आए हैं आप लोगों के बीच में तो ये आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए, एंटरटेनमेंट के आपके पास बहुत है। खैर पब्लिक से बहुत बहस नहीं करनी है मैडम जी। नहीं, आपने शब्द गलत है, एंटरटेनमेंट के लिए शब्द गलत है, मत करिए, नहीं करिए। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि लगभग मेरी 66 साल की उम्र हो गई है। हम जब से बड़े हुए अभी तक, मतलब ये हर पार्टियों का, और यही 3-4 पार्टी हुई, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ठीक, चारों लोग ये उनसे पूछते तुमने क्या किया जी। लगभग हमारे समझ से बीजेपी से बढ़िया किसी ने नहीं किया है अभी तक। मोहम्मद आसिफ जी और विनय जी, बीजेपी से अच्छा काम किसी ने नहीं किया, ये इनका कहना है। बिल्कुल नहीं किया है। अगर इनके समझ में आ रहा है तो हमसे बात करें। आ रही हो, हाँ, ठीक है, इसका जवाब बीजेपी से अच्छा आ रहा है तो तीनों में से एक बात कर ले आके हम। ठीक है, आइए आप इधर ही आ जाइए। हाँ, बिल्कुल, हाँ। उन्होंने कहा नहीं, तोड़ के नहीं आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, अगर इधर आ जाइए भाई, इधर आ जाइए। अगर विकास आदमी को कर्ज लेके लगता हो, कर्ज हमने ले लिया, दुनिया के अंदर टॉप कर्जदार हम हो गए, तो ये विकास, इसे विकास कहेंगे आप? विकास वो होता है, विकास वो हमने कमाया और विकास किया, हमने घर को एक बिल फ्लोर चढ़ाया, विकास वो होता है। एक मिनट बोलिए, आराम से बोलिए। विकास वो होता है, विकास वो नहीं होता बागपत जेल के अंदर कौन पिस्टल इंतजाम करके देता है और एक हत्या होती है जेल के अंदर। मुझे लगता है जेल से ज्यादा सुरक्षित जगह जहाँ एक सुई भी नहीं जा सकती, वहाँ एक पिस्टल कैसे पहुंचती है बाबराज में, ये देश को पता होना चाहिए। क्या उस पिस्टल पहुंचाने वाले की कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं हुई। क्यों? इस पे जवाब होगा। आज देश सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों की बात करते हैं, उन्नाव का केस होता है, एक सेकंड, उन्नाव का केस आप बात करते हैं, उन्नाव केस के अंदर विशेष लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को बचाने में पूरी सरकार लगी रहती है। उस बच्ची को, अभी क्या, उस बच्ची को पिता थाने में जाकर कूट पीट के पुलिस उसकी हत्या कर देती है, मार देती है, उसके बाद में जाके एफआईआर होती है, जब जाके इंक्वायरी होती है, वही एमएलए सलाखों के पीछे जाता है और वही आदमी। आप ये देखिए, अब दिखा दीजिएगा। अच्छा, ये वही है, ये वही चीज है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये वो कह रहे हैं। वो ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब देते हैं। अब आप ही सवाल ये बोले, हम देंगे। अच्छा, चलिए। 70-75 साल ये हो गए हैं
इसमें पुलिस की बात कर रहे हो, क्या भाजपा से अच्छा उत्तर प्रदेश का प्रशासन दूसरे मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं चलाया? मुझे भी भैया बाहर होगा आज आज कोर्ट को कहना पड़ा किस तरीके से इनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, पैरों में गोली मारी जा रही है, यानी कि हर पुलिस वाले के ऊपर आए दिन 4-4, 5-5 लोग मिलकर अटैक कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं बताइए, वो कौन लोग हैं जो पुलिस के ऊपर इनकाउंटर गोली चला रहे हैं? वो कौन लोग हैं? नहीं बोलिए ना, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? जब रात में पुलिस पे गोली चलाने कौन लोग हैं? बताइए ना। कांग्रेस के टाइम में भारत नंबर 1 थी, आप यही कहना चाहते हैं ना? कांग्रेस के टाइम में भारत नंबर 1 थी। बता के बाद आदमी औरतें नहीं निकलते थे। ये कौन गोली चला रहा पुलिस के ऊपर? जितने फ्रॉड कांग्रेस वालों ने किया है ना, आपके जैसे जितने फ्रॉड कांग्रेस वालों ने किया है ना। ठीक है चलिए। हाँ चलिए, अब बाकी मेहमानों के पास आपका। हाँ मैं 2 शब्द में अपनी बात संजय भाई से पूछ के खत्म कर दूंगा। संजय जी कहाँ चले गए? कि विकास की बात की है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बाकी जगह भी हम बता देंगे। अमौसी से चल करके चिनाहट तक एक भी विकास है भारतीय जनता पार्टी बता दे, अभी शामिल हो जाएंगे इनके साथ। चलिए ठीक है संजय जी, सभी चीज का जवाब दे दीजिए यहाँ पर। देखिए एक बार सुनो, आंखें सच देखती है, कान झूठ सुनता है। यहाँ जितनी पब्लिक है भैया, इधर देखो। अच्छा, भैया बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाइएगा किसी भी प्रवक्ता के इसमें। एक बार सुनिए, आप ईमानदारी से हर एक लोगों से पूछ रहा हूँ, चाहे जिस भी सुनिए, चाहे जिस भी पार्टी से हो, चाहे जिस भी धर्म से हो, क्या आपको शहर में रोड का काम होते दिख रहा है? क्या आपको शहर के अंदर बिजली की व्यवस्था ठीक दिख रही है? क्या आपको शहर में गुंडागर्दी कम होते दिख रहा है? और विकास कहते किसको है? इन्होंने बताया कि हमने 76 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जितने भी सदर हॉस्पिटल थे उस पर ले आके बोर्ड लगा दिया कि मेडिकल कॉलेज हो गया। नेताजी ने जहाँ पर 2 रुपए की पर्ची रखी थी, आज वहाँ पर जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ये है इनका विकास। अभी इन्होंने बात करी थी, सुन लीजिए, इन्होंने कहा सुरक्षा की बात। अभी नोएडा के एक फ्लाईओवर की बात है, मैं सुन लीजिए भाई, एक महिला को किस तरीके से छेड़ रहा था मन चला गाड़ी में, वो वायरल वीडियो। और रही बात ये कह रहे कि सड़क बनाने की, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सड़क हो, पानी हो, लाइट हो, सब चीजों को अपने भारत की जनता को देने की। अलग सुनो, आखिरी लाइन है, सुनो आखिरी लाइन है। अनगिनत मुश्किलें तुमने पैदा किया और हमारी एक मुश्किल आई तो तुम गिनती सुनाने लग गए। चलिए एक सेकंड, सच है ये किसी ने हमें नहीं बताया, लेकिन ये सच है भाई साहब। हमने सुना आपका डोलाब उत्तर प्रदेश से जाने वाला। मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की विकास की बात करते हैं। 1 साल हो गए दिल्ली में सरकार बनने में, जितना मोहल्ला क्लिनिक थे सबके ऊपर मैं बोर्ड लगा दिया हमारा विकास है। हर जगह बोर्ड लगाना, विकास को अपना विकास बोलते हैं, ये विकास नहीं है। विकास होता नहीं, हमें तामीर खड़ी करते आप लाते। एक दिल्ली के अंदर एक भी चीज का उद्घाटन उन्होंने किया तो बताइए। आज अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा बसें कम है 2012 के बाद में इनके शासनकाल के अंदर। ठीक है, जवाब दीजिए फिर मैं वाइंड अप करूँ। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव जी कंधा से कंधा मिलाकर चले थे कि हम सत्ता यूपी का सत्ता बदलेंगे, और जनता ने ऐसा सत्ता बदल दिया कि दोनों अपने अपने घर में जाकर बैठ गए। जनता को चैलेंज मत देना। अगर आगे